हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आज हम बात करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था फार्मेसी प्रैक्टिस का। इसी का हम यूनिट 2 का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए। यूनिट 1 जो है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो गाइस, यूनिट 2 के अंदर आखिर आपको कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आते रहते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं यूनिट 2 के अंदर के टॉपिक्स का। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप सिलेबस पे आ चुके हो और देख सकते हो, यहाँ पे जो यूनिट 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फर्स्ट वन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल फॉर्मेलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ये क्या है कि 1 ईयर ड्रॉप होके आता है, तो इस बार भी चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन बन जाए, बिकॉज प्रीवियस ईयर नहीं आया था। तो गाइस, ये चार जो आप क्वेश्चन करोगे, इनमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को गारंटी मिलने वाले हैं। तो गाइस, और इससे आपका 100% यूनिट 2 जो है वो कवर अप भी हो जाएगा। तो गाइस, देख लेते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बना था। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाईलाइटिंग द प्रोसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एम्बुलेटरी पेशेंट। तो टाइप्स बताने थे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, और साथ ही यहाँ पे एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बताना था। गाइस, यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक्स को जो आते रहते हैं, और इससे आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी सॉल्व होते रह जाएंगे यहाँ पे, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आखिर किस तरह से होता है, देन हम फर्दर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उसके बाद स्टार्ट हो जाना है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है वो ड्रग सप्लाई कर देता है हॉस्पिटल में, और वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग्स आई है उनको डिस्पेंस किया जाता है पेशेंट तक। तो यही होता है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये मैंने आपको बता ही दिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो रुकता नहीं है। ये जो डिस्पेंसिंग होता है पेशेंट तक जो ड्रग का, वो 2 तरीके से होता है, इन पेशेंट के लिए और आउट पेशेंट के लिए। इन पेशेंट आप समझ गए होंगे, एडमिटेड पेशेंट जो अपना पूरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर रह के करवाते हैं। आउट पेशेंट जो आते हैं, कंसल्ट करवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और हॉस्पिटल के अंदर से दवाई लेंगे या फिर बाहर से लेकर के घर चले जाएंगे। तो ये आउट पेशेंट, और इन्हीं को एम्बुलेटरी पेशेंट कहा जाता है। तो गाइस, ये पढ़ के आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। एम्बुलेटरी ही पूछा है, बट मैं आपको एडमिटेड यानी इन पेशेंट का भी करवा देता हूँ अगर इस बार कहीं आ जाए तो गाइस, इन पेशेंट आप समझ गए होंगे, ये एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब तक इनका पूरा ट्रीटमेंट ना हो जाए। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद चले जाएंगे। तो इस दौरान जो फार्मासिस्ट है वो किस तरह से जो सर्विस है इन डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करवाएगा जो इन पेशेंट एडमिटेड है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, वो यहाँ पे होता है, एक्सरे हो गया। तो गाइस, यहाँ पे जो डायग्नोसिस करने के लिए जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे सप्लाई होगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंजेक्शन, इन्फ्यूज़न, सर्जिकल गॉज, कॉटन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये सब वहाँ पे सप्लाई होगा। इन वार्ड जो भी मेडिसिन के अलावा जो दवाइयाँ हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड होगा, जैसे कैथेटर, कॉटन लिट और बैंडेजेस। नेक्स्ट वन इज डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट, जिसको हम लोग एम्बुलेटरी कह रहे थे। अब आउट पेशेंट आप समझ गए होंगे, ये आएंगे जो पेशेंट है वो फिजिशियन से मिलेंगे, जो कंसल्टेशन करवा करके प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी मेडिसिन लिखवाएंगे, और हॉस्पिटल के फार्मेसी से दवा ले लेंगे या अपने बाहर से नियर बाई से, और घर चले जाएंगे। तो ये आउट पेशेंट है। इनके लिए क्या क्या होना चाहिए डिस्पेंसिंग करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे सब हम बात करने वाले हैं। तो जब ये पेशेंट जाएंगे फार्मेसी स्टोर पे दवा लेने के लिए, तो इनको एक तरह से लिंकेज प्रोवाइड करवाया जाता है हॉस्पिटल और इन पेशेंट के बीच में। जो मेडिसिन्स है वो प्रिस्क्रिप्शन को देख करके दिया जाता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं देनी है फार्मासिस्ट को। बेंचेस जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए इन आउट पेशेंट के लिए, ताकि ये वहाँ पे बैठ पाएँ अपने वेटिंग टाइम पर, जब तक इनका वेटिंग पीरियड होगा।
रिसीव्स ट्रीटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन। तो जब ये फिजिशियन से मिले तो इनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ये आउट पेशेंट है, तो इनको उसी टाइम पे जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे हर एक वो जो इनकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग जो है ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन लिख करके उसके बाद इनको भेज दिया जाता है। पोस्टर्स जो होने चाहिए हेल्थ एजुकेशन, उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स इनके दीवालों पे डिस्प्ले होना चाहिए, जिसकी वजह से जब ये लोग वेट कर रहे हो उन एरियाज़ पे जहाँ भी सिटिंग एरियाज़ हैं, जहाँ बेंचेस आपने प्रोवाइड किया उसके आसपास ये देखे और वहाँ पे ये सब दिखे हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जिससे हेल्थ रहे। टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब यहाँ पे जो है ना ये 4 तरह का होता है, इन 4 को कर लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली यही बच गया था। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ये आउट पेशेंट के लिए होता है और हर इंडिविजुअली समझ ही रहे होंगे जो फिजिशियन है वो लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन इंडिविजुअली पेशेंट के लिए। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है ये क्या करेंगे, ये आउट पेशेंट क्या करेंगे, उस हॉस्पिटल के अंदर के मेडिकल स्टोर या कहीं बाहर से लेंगे अपने चार्जेस को पे करते हुए। जनरली ये स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा जाता है जिसके अंदर आउट पेशेंट ज़्यादा आते हैं और इन पेशेंट जो है वो कम, हम बोल सकते हैं इसके अंदर वो जो फैसिलिटी होती है वो उतनी नहीं होती है इन पेशेंट के लिए, इस वजह से आउट पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जो हम सुविधा कहते हैं, सुविधा कम है एडमिट करने के लिए। अब सेकंड वन इज इसके आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा इस वजह से बस मैंने नहीं मेंशन किया। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, अब कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के अंदर आपको ये बताना है कि आपका जो हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल हो गया, इसके अंदर अलग अलग फ्लोर हो गए, तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम हर एक फ्लोर पे ना नर्सिंग स्टेशंस होता है हर एक फ्लोर पे, और ये जो नर्सिंग स्टेशन होता है ना ये ड्रग को सप्लाई करते हैं, ड्रग को कहाँ तक, तो हर एक उस पेशेंट के पास जो भी उस पेशेंट को नीड होती है उस रूम में, तो ये नर्सिंग स्टेशन का काम है। और वो जो नर्सिंग स्टेशन के पास दवाइयाँ आई है वो हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर से आई है उनके पास सप्लाई होकर के। ड्रग ऑन द नर्सिंग स्टेशन, जो भी ड्रग है नर्सिंग स्टेशन के अंदर वो 2 तरीके से वहाँ पे होता है, एक तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम जिसमें से डायरेक्टली जो है वो चार्ज किया जाता है पेशेंट के अकाउंट से, दूसरा है वो नॉट चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, वो डायरेक्टली जो है वो पेशेंट अकाउंट से चार्ज नहीं किया जाता है। तो यही लिखा हुआ है स्टॉक एट नर्सिंग स्टेशन बट देयर में नॉट डायरेक्ट कॉस्ट टू पेशेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन हो गया एक इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर और फ्लोर स्टॉक सिस्टम के लिए। इसके अंदर जो होता है मोस्ट ड्रग जो कि डिस्पेंस, ज़्यादातर जो ड्रग होता है उसको डिस्पेंस किया जाता है इंडिविजुअली प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, और जो दवाइयाँ हैं वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो इन पेशेंट्स हैं उनके लिए ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है वो चलता है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन क्या है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे यूनिट डोज यानी एक सिंगल डोज को यहाँ पे बोला गया है डिस्पेंस करने के लिए। तो गाइस मेडिकेशन विच आर ऑर्डर पैकेज एंड मेक्स मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स। तो गाइस यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो क्या करता है, जो ड्रग्स है उसको सिंगल डोज यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है, मल्टीपल मतलब कि ये बहुत सारे उसने सिंगल मल्टीपल डोज कर दिया और ये जो है वो पेशेंट को लेना है, इससे क्या होगा कि ये पूरा एक जो है वो ले लेगा पेशेंट। तो इस तरह से ये है कंटेनिंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग। तो हर एक जो उसने यूनिट डोज फॉर्म किया है हर एक के अंदर जो है वो 50 mg या 100 mg जो है वो ड्रग कंटेन करता होगा। तो यानी प्री डिटरमाइंड यानी पहले से उसको पता होगा इतना mg इसके अंदर है API। डिस्पेंस एज रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म, जो डिस्पेंस किया गया है वो अब रेडी है एडमिनिस्टर करने के लिए यानी वो लेने के लिए। इट शुड बी लेवल प्रॉपरली, और उसमें लेवल प्रॉपर होना चाहिए, नेम हो गया उस ड्रग का, स्ट्रेंथ, एक्सपायरी डेट, हर एक चीज़ का। तो गाइस फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो कि है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास 2020-21 वाला क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से वो कुछ इस तरह से पूछा गया, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरीज एंड हाईलाइट द क्राइटेरिया फॉर एडिंग ड्रग इन फॉर्मूलरी।
तो गाइस देख लेते हैं। सो गाइस इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा होगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो हेडिंग डाल लेनी है। अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल से आप तो समझ गए होंगे, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से जो लिस्ट होता है मेडिसिन का उस फॉर्मुलरी के अंदर, जैसे कि जितने भी हॉस्पिटल है ना, सबका अपना अपना जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है, सबने अपना फॉर्मुलरी बना रखा है। ये एक बुक होता है जिसके अंदर ना मेडिसिन के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन रहता है, ब्रांड नेम से लेकर के उसके स्ट्रेंथ से लेकर के हर एक चीज़, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है रूट उसका देने का हो गया, और जो भी उसके कॉमन नेम जिसको हम ब्रांड नेम कहते हैं, हर एक चीज़ उसमें मेंशन होगा, डोज कितना डोज का। तो गाइस जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है ये लिस्ट होता है फार्मास्यूटिकल एजेंट्स का विद इट्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो उनके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, वही सब लिखा हुआ है मैंने। विच रिफ्लेक्ट्स द करंट क्लिनिकल व्यू ऑफ द मेडिकल स्टाफ, जो कि करेंटली वो अभी हॉस्पिटल के अंदर ये सब जो है वो प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई रहती है। जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है इसका यूज़ किया जाता है फिजिशियन को, ताकि वो फिजिशियन को पता रह पाए कि जो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको जो वो मेडिकेशन चाहिए क्या वो है अभी या नहीं है, तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में देख के वो बता देगा कि वो अवेलेबल है और नॉट। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेकिंग ऑफ फॉर्मुलरी, जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनकी होती है, इनका अप्रूवल जरूरी होता है पीटीसी का, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। तो गाइस जो ये पीटीसी है इसके अंदर जो होते हैं हमारे फार्मासिस्ट, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मेंबर होते हैं उसके। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट, आखिर क्या क्या होता है इस फॉर्मुलरी इस बुक के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन होता है ड्रग प्रोडक्ट्स का, जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं वो जो अप्रूव किया गया है पीटीसी से वो सारे यहाँ पे होंगे। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इट इंक्लूड्स एंट्रीज इन फॉर्मुलरी, जिसके अंदर जेनरिक नेम ऑफ ड्रग, ब्रांड नेम जो कॉमन नेम है ड्रग का वो, ड्रग डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, पैकिंग, और साथ यहाँ पे फॉर्मुलेशन जो एपीआई है उसके अंदर, डोज फॉर एडल्ट पेड्रेटिक्स जो डोज है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रूट और साथ ही कितने कॉस्ट का वो पड़ेगा। इंडेक्सेस टू ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, अब इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, तो जेनरिक नेम और जो ब्रांड नेम है इनके लिए ये प्रॉपर पेज नंबर जो होगा वो मेंशन रहता है, जहाँ जिस भी रेफरेंस से आपने लिया है, और साथ ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो जेनरिक के अंदर आ रहा है ब्रांड नेम के अंदर आ रहा है। थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स, इसके अंदर जो इंडेक्स होगा वो बेस्ड होगा हमारे थेराप्यूटिक कैटेगरी के ऊपर, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का एक अलग क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ये ड्रग जो है वो प्रेजेंट है इस तरह से, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी वायरल हो गया इन सब के लिए। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है जो हॉस्पिटल की आखिर क्या पॉलिसी है, जिसमें ड्रग का यूज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीटीसी, पीटीसी का क्या रोल है उसका सब कुछ डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा हॉस्पिटल रेगुलेशन अबाउट कैसे वो प्रिस्क्राइब, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ मेंशन होगा, किस तरह से वो रेगुलेट करते हैं वो हॉस्पिटल। रूल्स फॉर मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए क्या रूल्स हैं कि हमें जो ये ड्रग है ये इस इमरजेंसी टाइम में यूज़ करना है नहीं करना है, कौन सा करना है, वो सब कुछ। इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़ ऑफ फॉर्मुलरी, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि जो हमारा फॉर्मुलरी है उसके अंदर कौन से प्रोसीजर के द्वारा मतलब कि जो ड्रग है उसकी एंट्री करी गई है, जो आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है इनके लिए, और साथ ही इनके लिए जो है वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि डिफरेंट होगा, इसके लिए थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, इन पेशेंट के लिए अलग, वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। स्पेशल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर न्यूट्रिशन ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट, जो भी वाइटामिन्स हो गया ये सब, और इक्विवेलेंट डोज ऑफ सिमिलर ड्रग, जो सिमिलर ड्रग होंगे उनके इक्विवेलेंट डोज के बारे में मेंशन होना चाहिए। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूवल एब्रिविएशन, जो हॉस्पिटल के एब्रिविएशन मिला हुआ है अप्रूव्ड उनका यूज़ करना, वो सब स्पेशल इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। जो भी
जैसे कि ड्रग को हम देते हैं पेशेंट को कि ये आपको बीडी यानी बेड टाइम लेना है, ये सब एब्रिविएशन ही तो है। लिस्ट ऑफ शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हो गया, नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल इन इमरजेंसी बॉक्स, टेबल्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस, मतलब एक पूरा चार्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि एक तरफ ड्रग होगा और क्या क्या किससे इंटरेक्ट हो सकता है, ये दो ड्रग मिल करके तो वो टॉक्सिक क्रिएट होगा, तो वो सब उसमें मेंशन होगा। तो ये आपका हो गया। उसके अलावा फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर एडिशन, सिर्फ एडिशन के लिए क्वेश्चन पेपर में था, मैंने थोड़ा सा डिलीशन के लिए भी बता दिया है। तो गाइस देख लेते हैं। जो ड्रग है, एक सब्जेक्ट ड्रग मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग मस्ट बी प्रेजेंट इन द फार्माकोपिया, फार्माकोपिया के अंदर वो है तभी उस ड्रग को जो है अपने फॉर्मुलरी यानी उस बुक के अंदर मेंशन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जो ड्रग प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया गया हो एक लाइसेंस कंपनी के द्वारा जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, तभी हम उस ड्रग को उस बुक के अंदर मेंशन करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ नॉन कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग, उस ड्रग के जो कॉम्पोजिशन है ना वो पता होने चाहिए, एक्चुअली मेंशन होने चाहिए, अदरवाइज नहीं करना है कि उसने मेंशन ही नहीं किया और वो इस काम के लिए है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जो ड्रग प्रोडक्ट हैव गुड क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स, उसके जो क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स है वो अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, तभी उसको फॉर्मूलेट के अंदर मेंशन होगा। द ड्रग हैव गुड एफिकेसी और सेफ्टी, उसकी एफिकेसी और सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, यानी कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको भी मेंशन करना है। जो डुप्लीकेट्स एक जैसी दवाएं हैं जिनका यूज़ अब कम हो रहा है, उनको फॉर्मूलेट से हटाया जाता है, यानी डिलीशन किया जाता है। हम मान सकते हैं कि हमारे पास ये ड्रग है, ये ड्रग है। अब ये जो हमने पहले की ड्रग है, ये बहुत पहले के हमने जैसे कि 10 साल हो गए या 4-5 साल हो गए इस ड्रग का यूज़ कर रहा था, बट इसका अब लो मतलब कि वो आ रहा है, मतलब कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा थे और इसका यूज़ भी अब लो हो रहा है। जो न्यू ड्रग आया है इसका साइड इफ़ेक्ट कम है बट है सिमिलर, दोनों सेम काम कर रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा था, लेकिन अब जो नया निकला है सिमिलर ड्रग उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम है। देन क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको रख लेंगे, एक तरह से रिप्लेस कर लेंगे। तो गाइस यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं हम लोग ड्रग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के ऊपर। तो यहाँ पे TDM के ऊपर ये क्वेश्चन है, सजेस्ट द वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, हाईलाइट द करंट सिनेरियो इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो गाइस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, इसके बारे में बताएंगे एंड देन फैक्टर्स, उसके बाद हम करंट सिनेरियो इन इंडिया के बारे में बताएंगे। तो आखिर TDM होता क्या है, सिंपल भाषा में अगर एकदम इजी में मैं बताऊं तो जो ड्रग आपने लिया है, कोई भी आपने ड्रग लिया, वो आपके जब बॉडी के अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन रीच करता है, यही होता है TDM, उसको मेज़र करना जो ड्रग का कंसेंट्रेशन है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, जो कि आपका ब्लड के अंदर जो ड्रग है वो कितना पहुंचा है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम जो कि आवर्स में ले रखा है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये पीक आपको दिख रहा है ये कब है, जब आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, जब उसने इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया देन वो एलिमिनेट होता है। तो गाइस यही आपका जो ग्राफ है वो डाउन चला गया है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे ऊपर। तो ये पीक जो है वो एकदम जो है वो इफेक्ट मतलब एब्जॉर्प्शन उसका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद गिर रहा है। तो गाइस मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला है, उसके थोड़ा सा जो ऊपर अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इस ग्राफ से, तो गाइस वो उसका मिनिमम टॉक्सिक कंसेंट्रेशन हो गया। और जो इन दोनों के बीच में हुआ ना, ये थेराप्यूटिक विंडो हो गया हमारा। सो थेराप्यूटिक विंडो जो रिलेशन बिटवीन मिनिमम टॉक्सिक इफेक्ट और मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, जो थेरेप्यूटिक विंडो है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ थेरेप्यूटिक विंडो, हमें ज़रूरत पड़ती है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्मास्यूटिकल नॉलेज उस ड्रग के रिगार्डिंग। हमें ज़रूरत आखिर क्यों है TDM की, पेशेंट विद इन एडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स, पेशेंट के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। हम चेक करेंगे उसके अंदर कितना पहुंच रहा है, क्या रीजंस है वो सब। पेशेंट विथ साइन ऑन सिम्टम्स ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग का टॉक्सिसिटी हुआ है तो उसके लिए भी मेज़र करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू रेड्यूस ड्रग टॉक्सिसिटी टू हेल्प, ताकि प्रिडिक्ट ऑफ पेशेंट डोज रिक्वायरमेंट,
जो पेशेंट के अंदर डोज का रिक्वायरमेंट है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए भी इसका हेल्प किया लिया जाता है, ज़रूरत पड़ती है टू आइडेंटिफाई पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कितना अमाउंट में वो पॉइजन प्रेजेंट है उसके लिए भी इसके ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अगर आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर को आपको कंसिडर करना है, जिसमें फर्स्ट आता है पेशेंट डाटा। पेशेंट डाटा में वही सब पेशेंट का एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और इंडिकेशन ऑफ टीडीएम और ट्रीटमेंट जो अभी ले रखा हो या फिर पास्ट का, तो उस दौरान जो उसका टीडीएम है तो वो सब कंसिडर करा जाता है। दूसरा है सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक यानी जो हमने एक पेशेंट है उसको हमने मतलब कि ड्रग उस पेशेंट ने ले लिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है उसका ब्लड जो है वो निकालेंगे, यानी सैंपल निकालेंगे और देखेंगे कि आखिर कितना जो है वो ड्रग वो पहुंच रहा है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन बाइंडिंग। तो गाइस प्रोटीन बाइंडिंग, हमारे ब्लड के अंदर ना प्रोटीन्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो ड्रग आता है इसको कैप्चर कर लेते हैं ताकि ये रिसेप्टर जो है उस पर ना पहुंच पाए प्रॉपर। सो अगर ये प्रोटीन्स अगर क्या करते हैं, अगर ये बाइंड ना करे, ड्रग को अपने अंदर कैप्चर ना करें, तो ज़्यादा ड्रग जाएगा रिसेप्टर के पास, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो भी हमें नहीं चाहिए। ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो एक तरह से टॉक्सिसिटी कॉज होगा। जो ये प्रोटीन्स हैं वो अगर ज़्यादा बाइंड कर ले अपने अंदर इन ड्रग्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, तो जो है वो सो ही कम होगा इफ़ेक्ट। इंडिकेशन ऑफ थेरेपी। इंडिकेशन क्या है थेरेपी, जैसे कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो क्या करेंगे, हाइपरटेंशन ड्रग लेंगे जैसा मीटोप्रोलोल, तो उसको लेकर खा के देखेंगे आधा एक घंटा बाद क्या उनका जो बीपी है वो बढ़ा हुआ था वो पहले नॉर्मल स्टेट में आए, उसका बीपी स्टेबलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो इंडिकेशन ऑफ थेरेपी ये हो गया। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशन और सैम्पलिंग एरर। मतलब आप जो है सैंपल निकाल रहे हो ब्लड का, पेशेंट ने दवा लिया उसके बाद वो प्रॉपर वो टाइमली आप निकाल रहे हो कि नहीं। जैसे आपको निकालना था 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स पे, तो आपने कहा 2 आवर्स, फिर 3.5 आवर्स। इस तरह से करने से क्या होता है, सैम्पलिंग एरर्स आता है। टोबैको या जो अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, उस टाइम पे भी जो है वो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर पहुंचा नहीं पहुंचा, इन सब चीज़ों के लिए। तो गाइस ये सब कंसिडरेशन था, जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे आपके जो है वो ड्रग को कहाँ तक पहुँचने में, ब्लड तक। तो वही सब था। अब आते हैं इंडिया के अंदर क्या है सिनेरियो टीडीएम का। तो इन इंडिया जो टीडीएम स्टार्ट इन मिड 1980s एंड लास्ट 3 डिकेड से देखा गया है कि इसका बहुत बेहतरीन ग्रोथ हो रहा है। सो करेंटली जो टीडीएम है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर 2 तरीक़ों से। एक तो फर्स्टली अंडर द क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल आप समझ ही गए होंगे, यूनिट 1 में भी आपको पढ़ाते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, टीचिंग से लेकर हर चीज़ की। तो उसके अंदर जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर परफॉर्म करवाया जाता है इन टीडीएम को, जैसे कि किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई के अंदर है। सेकेंडरी इन प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके अंदर टीडीएम को होता है इसके अंदर, जो कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरीज के अंदर, या फिर बायो कह रहा हूँ फार्माकोलॉजिकल यूनिट के अंदर, जो फार्माकोलॉजिकल यूनिट जो है कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे भी टीडीएम को करवाया जाता है, जैसे न्यू दिल्ली के अंदर अपोलो हॉस्पिटल। तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो गाइस एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट था, मैंने आपसे बताया था कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। आखिर होता क्या है कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब जो फार्मेसी है इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, यही कम्युनिटी फार्मेसी होता है। फार्मेसी जैसे कि आपका जो है रिटेल स्टोर हो गया, उसके अंदर आप कैसे जो है वो ड्रग जो है उसको डिस्पेंस कर रहे हो, ड्रग का डिस्पेंसिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, तो गाइस कैसे इसको स्टोर रखना है, ये सब आता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, कि कैसे आप अपने फार्मेसी को मैनेज कर रहे हो। सो गाइस इसके अंदर आपसे फंक्शन में पूछा जाता है, तो आपको बता देना है जो इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट हो गया, पब्लिक हो गया, उनको हेल्थ इन्फॉर्मेशन
जो है उसको प्रोवाइड करवाने का काम, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग का काम इन्हीं का होता है। जो प्रिस्क्रिप्शंस लेके आते हैं पेशेंट, उसको हैंडल करने का काम इनका होता है कि उसको दे करके और वो दवाएं दे। उसके अलावा भी बहुत सारे काम है, जैसे पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड हो गया, या फिर फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर कंपाउंडिंग का काम। ये सब हमारे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और गाइस ये मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगा, जो कि कोशिश करूंगा अभी अपलोड कर दूंगा रात तक, या फिर कल मॉर्निंग से पहले आपका ये अपलोड हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज थोड़ा एक बार में पूरा यूनिट कवर अप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोशिश करूँगा कल जल्दी से अपलोड हो जाए वीडियो, और कोशिश करूँगा कि कल 2 वीडियो अपलोड करने के लिए।